नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पार्थ एकेडमी में स्वागत है। जैसे आपको पता है, इस पार्थ एकेडमी के YouTube चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज चल रही है और उस सीरीज का आज का ये जो पेपर है, ये चौथा प्रश्न पत्र है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ बात करते हैं पहले प्रश्न की। मुरंगला पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है किन्नौर, सिरमौर, लाहौल स्पीति, मंडी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति। यहाँ से कई बार एक और प्रश्न बनने की संभावना रहती है, मुरंगला पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो आपने उत्तर देना है 5060 मीटर। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए मुख्य तौर पर ला नाम की चोटियां लाहौल स्पीति में हैं, जो कुछ इस प्रकार से है: मुरंगला, श्रृंगला, मुलकिला, शिंगरीला और लछांगला। ये सभी चोटियां लाहौल स्पीति में हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जितनी भी ये ला नाम की चोटियां हैं, ये सभी चोटियां पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, नाम लिया पीर पंजाल। ये एक पर्वत श्रृंखला है। हिमाचल प्रदेश में इस तरह की पर्वत श्रृंखला मुख्य तौर पर दो है, एक पीर पंजाल और दूसरी धौलाधार। अब बात करें पीर पंजाल की। ध्यान दीजिएगा, पीर पंजाल एक चोटी भी है जो चंबा में स्थित है। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। कराली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है कांगड़ा, शिमला, सोलन और ऊना। बात हो रही है कराली झील की, तो ध्यान दीजिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शिमला। ध्यान दीजिएगा, जब हम कराली झील की बात करते हैं तो हम हिमाचल प्रदेश की सबसे गंदे पानी की झील को कैसे भूल सकते हैं। सीधा सा मतलब है, हिमाचल प्रदेश की गंदे पानी की झील कराली झील को माना जाता है। और जो कराली झील है, ये आपकी शाली चोटी या शैला चोटी के समीप स्थित है। कुछ लोग यहाँ पर इस प्रश्न में अक्सर कंफ्यूज हो जाते होंगे। एक है कराली झील जो शिमला में है, एक है करेरी झील। तो ध्यान दीजिएगा, जो करेरी झील है, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है और जिसकी ऊंचाई 3048 मीटर है। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए, जो करेरी झील है, इसके आसपास का क्षेत्र अक्सर मेडिटेशन के लिए बहुत ही उचित माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कांगड़ा में मुख्य तौर पर ऐसी कौन कौन सी झीलें हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, जैसे करेरी, डल झील और मछयाल झील। ये तीनों झीलें एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने बात की थी शिमला की, तो ध्यान दीजिएगा, शिमला में भी कुछ ऐसी झीलें हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, जैसे चंद्रनान झील, तन्नू जुब्बल झील, गढ़कुप्पर झील और बड़ा दौनसर झील। ध्यान दीजिएगा, जो आपका बारा दौनसर झील है, ये आपका डोडरा क्वार नामक स्थान पर स्थित है। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में अवगत होना चाहिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे तथ्य महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में सहरी मेला मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है सोलन, सिरमौर, बिलासपुर और हमीरपुर। यहाँ पर बात की जा रही है शायरी मेले की, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन ए, सोलन। ध्यान दीजिएगा, जो ये शायरी मेला है, ये सोलन के अर्की नामक स्थान पर लगता है। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए, जो आपका शायरी मेला है, ये भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। और इसके साथ अगर हम बात करते हैं कि कौन से महीने में लगता है, ध्यान देना है, जो आपका शायरी मेला है, ये आपका जुलाई महीने में लगता है। सीधा सा मतलब है, ये मेला 16 जुलाई से आरंभ होता है। अगर हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में पशुओं के मेले की बात करते हैं, वो कुछ निम्न है, जैसे नलवाड़ी मेला। जो नलवाड़ी मेला है, ये बिलासपुर के लूणू मैदान में लगता है और ये भी पशुओं का मेला है। अगर हम बात करते हैं नलवाड़ मेला, जो नलवाड़ मेला है, ये मंडी जिले के सुंदरनगर में लगता है, ये भी पशुओं का मेला है। एक है गसौता मेला। जो गसौता मेला है, ये आपका मई महीने में लगता है और हमीरपुर में
लगता है और ये भी आपका पशुओं का मेला है। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक नवाला उत्सव होता है, नवाला मेला लगता है जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में लगता है और इस मेले को गद्दी लोग मनाते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, एक है सायर मेला, एक है शायरी मेला, एक है सारही मेला। तो ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बात करते हैं सायर मेले की। जो सायर मेला है ये आपका हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में लगता है और शायरी मेला जैसे मैंने आपको पहले बताया सोलन में लगता है। और अगर हम अंत में बात करते हैं सारही मेले की, ये मेला आपका कुल्लू जिले में लगता है। तीनों मेले एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध चिंतपूर्णी मंदिर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है कांगड़ा, मंडी, चंबा और ऊना। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऊना। जब हम चिंतपूर्णी की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए चिंतपूर्णी को हम चिन्नमस्तिका के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न आपको पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह पर चिन्नमस्तिका मंदिर स्थित है, तो अब भी आपने उत्तर करना है ऊना। सीधा सा मतलब है चिंतपूर्णी का दूसरा नाम चिन्नमस्तिका मंदिर है। अब बात करते हैं चिंतपूर्णी मंदिर की। जो चिंतपूर्णी मंदिर है ये एक शक्तिपीठ भी है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने शक्तिपीठ है? तो ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में मुख्य तौर पर 5 शक्तिपीठ है। जैसे नैना देवी मंदिर जो आपका बिलासपुर में है, और यहाँ पर बात हो रही है चिंतपूर्णी मंदिर जो आपका ऊना में है। 3 मंदिर आपके कांगड़ा में हैं जो शक्तिपीठ के अंतर्गत आते हैं, जैसे ज्वाला माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर और बरजेश्वरी माता मंदिर। इस प्रकार हमें पता चला कि हिमाचल प्रदेश में 5 शक्तिपीठ हैं। अगर हम बात करते हैं चिंतपूर्णी की, चिंतपूर्णी नाम का एक मेला भी लगता है। और ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा मेला है जो साल में 2 बार लगता है? तो आपने उत्तर देना है चिंतपूर्णी मेला। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए चिंतपूर्ण नाम की एक धार भी है जो आपके ऊना में पड़ती है। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में अवगत होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलने से पहले आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी लगती हैं और अगर आप HPG के मेरे साथ स्पेशली पढ़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज कीजिए। सबसे पहले आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा, उसके बाद आपको 2 डेमो क्लास दी जाएगी। 2 डेमो क्लास के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको मेरे साथ कंटिन्यू तैयारियां रखनी है या नहीं। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। किस शासक द्वारा मंडी अधिराज्य स्थापित किया गया था? सीधा सा मतलब है कि जो मंडी रियासत है इसकी स्थापना किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है बाहुसेन, वीरसेन, गिरिसेन और अजवर सेन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बाहुसेन। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है, जो बाहुसेन हैं इन्होंने मंडी रियासत की स्थापना कब की थी? तो आपने उत्तर देना है 1000 ईस्वी में। अब इसके बाद बात करते हैं अजवर सेन, और यहाँ तक कुछ लोग उत्तर दे रहे होंगे अजवर सेन। तो ध्यान दीजिएगा, अजवर सेन ने मंडी शहर की स्थापना की थी। 2 प्रश्न है, अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा, मंडी रियासत की स्थापना बाहुसेन, जो ये बाहुसेन था ये आपका साहुसेन का छोटा भाई था, जिसने कब की स्थापना 11वीं शताब्दी में की थी, बोले तो 1000 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। तो अब ध्यान देना है, जो अजवर सेन है इन्होंने मंडी शहर की स्थापना की थी, ठीक है। अब प्रश्न बनता है कि अजवर सेन ने मंडी शहर की स्थापना कब की थी? तो आपने उत्तर देना है 1526 ईस्वी में। साथ ही साथ जब हम मंडी शहर की स्थापना की बात करते हैं तब हम मंडी की शिवरात्रि को कैसे भूल सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो अजवर सेन है इन्होंने मंडी की शिवरात्रि को आरंभ किया था। अब यहाँ आपको मैं प्रश्न पूछता हूँ, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। मंडी के सुप्रसिद्ध शिवरात्रि मेले की सांस्कृतिक स्तर पर किसने शुरुआत की थी? आपने उस राज्य का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है।
जब हम अजबर सेन की बात करते हैं और मंडी की शिवरात्रि की बात करते हैं तो थोड़ा सा प्रकाश इस पर डालते हैं। बात करते हैं मंडी की शिवरात्रि की, कब लगती है? फरवरी माह में लगती है। कितने दिन तक चलने वाली ये मेला है? तो आपने उत्तर देना है 7 दिन तक चलने वाला मेला है। अब यहाँ पर हमें एक बात और पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे कितने मेले हैं जो 7 दिन तक चलने वाले मेले हैं। तो आपने ध्यान देना है शिवरात्रि मेला, लबी मेला, नलवाड़ी मेला, रेणुका मेला और मिंजर मेला। इस तरह के जितने भी मेले हैं ये 7 दिन तक चलने वाले मेले हैं। अगर यहाँ पर हम थोड़ी सी बात और करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो मंडी की शिवरात्रि है इसमें माधोराव की जलेब निकलती है, और जो माधोराव की जलेब निकलती है ये मंडी के पड्डल ग्राउंड में निकलती है। जैसे आपको पता है मंडी की शिवरात्रि आपके पड्डल ग्राउंड में लगती है। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो माधवराव की मूर्ति स्थापित की गई थी तो वो किस धातु की बनी है? तो आपने उत्तर देना है चांदी की। और साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए शिवरात्रि के अंतिम दिन में गुरु और चेले का आयोजन होता है, जिसमें गुरु और चेले अगले साल के लिए भविष्यवाणी करते हैं। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं, बात करते हैं गिरिसेन की। जो गिरिसेन है इन्होंने क्योंथर रियासत की स्थापना की थी। अब प्रश्न बनता है कि गिरिसेन ने क्योंथर रियासत की स्थापना कब की थी? तो आपने उत्तर देना है 1211 ईस्वी में। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो क्योंथर रियासत थी ये फिरोज शाह तुगलक के अधीन कब आई थी? तो आपने उत्तर देना है 1379 ईस्वी में। और इसके साथ बात करते हैं वीरसेन की। जो वीरसेन थे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सुकेत रियासत के संस्थापक थे और इनके ही छोटे भाई थे गिरिसेन। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा शासक आजान बाहु के नाम से प्रचलित था? आपके पास ऑप्शन है आनंद चंद, संसार चंद, साहिल वर्मन और केरी सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केरी सिंह। सबसे पहले समझते हैं जो केरी सिंह है ये कहाँ के शासक थे। तो ध्यान दीजिएगा, जो केरी सिंह है ये आपके बुशेर रियासत के राजा थे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इनको आजान बाहु के नाम से क्यों पुकारा जाता था। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये खड़े होते थे तो इनके जो हाथ है वो जानू तक जाते थे, घुटने तक जाते थे, तभी इनका नाम आजान बाहु के नाम से प्रचलित हुआ। अगर हम इसी क्रम में देखते हैं कि केरी सिंह को और किस नाम से पुकारा जाता था, तो आपने उत्तर देना है राजा केरी सिंह को छत्रपति की उपाधि से भी नवाजा गया। अब प्रश्न बनता है किसने छत्रपति की उपाधि उनको दी? तो आपने उत्तर देना है औरंगजेब ने। और जब हम राजा केरी सिंह को याद करते हैं तो हम रामपुर के लबी मेले को कैसे भूल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लबी मेले का आरंभ किसने किया था और कब हुआ था। तो आपने उत्तर देना है लबी मेले का आरंभ 1682 ईस्वी से राजा केरी सिंह ने आरंभ किया था। जब हम लबी मेले की बात करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए जो लबी मेला है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना व्यापारिक मेला माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम रामपुर में मेले की बात करते हैं तो रामपुर में मुख्य तौर पर 2 मेले मनाए जाते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एक है आपका लबी मेला, दूसरा है आपका फाग मेला। लबी मेला नवंबर माह में लगता है और जो आपका फाग मेला है ये आपका फागुन बोले तो फरवरी मार्च महीने में लगता है। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, नॉलेजेबल लग रहा होगा। जाहिर सी बात है, अगर आपको मेरा ये वीडियो आनंदित लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। बात करते हैं गुरु नानक देव ने किस वर्ष में हिमाचल प्रदेश की मुलाकात की। सीधा सा मतलब है कि गुरु नानक देव हिमाचल प्रदेश कब आए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1514 ईस्वी में। अब जब हम गुरु नानक देव की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जिनका संबंध आपके गुरु नानक जी से हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सिरमौर। सीधा सा मतलब है सिरमौर का एक पोंटा साहिब नामक क्षेत्र है, वहां पर
गुरु गोविंद सिंह ने एक गुरुद्वारा बनाया है जिसका नाम है पौंटा साहिब। अब ध्यान दीजिएगा, जो पौंटा साहिब गुरुद्वारा है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा माना जाता है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए, पौंटा साहिब नामक स्थान पर गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन के 5 वर्ष बिताए थे। और इन 5 वर्षों के दौरान गुरु गोविंद सिंह ने एक ग्रंथ लिखा था जिसको हम दशम ग्रंथ के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए, आपके पौंटा साहिब क्षेत्र में एक लड़ाई हुई थी जिसको हम बंगाणी की लड़ाई कहते हैं या बंगाणी का युद्ध कहते हैं। अब प्रश्न बनता है, जब युद्ध हो रहा भाई तो किसी दो व्यक्ति के बीच में होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो बंगाणी का युद्ध है ये गुरु गोविंद सिंह और कैलूर के राजा, सीधा मतलब है बिलासपुर के राजा भीमचंद के बीच में हुआ था। कहा जाता है कि ये लड़ाई एक हाथी को लेकर हुई थी। सीधा मतलब है कि एक हाथी को लेकर इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया था। इस युद्ध में कैलूर के राजा भीमचंद पराजित हो जाते हैं। और यहाँ पर हमें एक बात और पता होनी चाहिए, जो बंगाणी का युद्ध है कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो आपने उत्तर देना है 1686 ईस्वी में। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि जो मैं आपको यहाँ से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको वास्तव में वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इसके साथ आगे बात करते हैं। जब हम गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं तो हम रिवाल्सर को कैसे भूल सकते हैं। जैसे आपको पता है, रिवाल्सर जो झील है इसके किनारे 3 धर्मों के मंदिर है। अगर हम बात करें कौन कौन से वो धर्म हैं, हिंदू धर्म, यहाँ पर जो मंदिर है ये लोमश ऋषि के लिए समर्पित है। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो जो बौद्ध धर्म का जो मठ है, जो बिहार है, जो गोम्पा है, ये समर्पित है पद्म संभव को। और अंत में बात करते हैं, एक गुरुद्वारा भी है यहाँ पर जिसको हम रिवाल्सर गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। इसका संबंध आपके गुरु नानक देव जी से है। और अंत में यहाँ पर बात करना चाहूँगा, जब हम गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं तो हम गोविंद सागर झील को कैसे भूल सकते हैं। सीधा सा मतलब है, जो गोविंद सागर झील है इस झील का नामकरण गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नेशनल इंडस्ट्री ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी स्थित है। आपके पास ऑप्शन है छेब, डरो, कुफरी, कसौली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छेब। अब सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पर बात हो रही है NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की। ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका कांगड़ा के अंतर्गत पड़ने वाले छेब नामक स्थान पर स्थित है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, जो NIFT है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना 2009 ईस्वी में हुई थी। जब हम यहाँ पर बात करते हैं NIFT की, तो अब हम IIM को कैसे भूल सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है, कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है। हो सकता है कि अगले एग्जाम में आपको IIM पूछा जाए, जिस प्रकार इस वाले एग्जाम में आपको NIFT पूछा गया, तो आपने उत्तर देना है सिरमौर के पौंटा साहिब नामक स्थान में, है ना। तो अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि NIT कहाँ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आपका उत्तर होना चाहिए हमीरपुर में। साथ ही साथ बात करते हैं IIT, तो ध्यान दीजिएगा, जो IIT है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका मंडी जिले के कमांद नामक स्थान पर स्थित है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं IIIT की, ये आपका ऊना जिले के अंतर्गत पड़ता है। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात की जाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करते हैं एम्स की, तो ध्यान दीजिएगा, जो एम्स है ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के कोठीपुरा नामक स्थान पर स्थित है। इतना हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इसके ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं ताकि हमारा प्रश्न अच्छे से कवर हो सके। बात करते हैं डरो की। जो डरो है ये कांगड़ा के अंतर्गत पड़ता है और यहाँ पर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है। इसके साथ बात करते हैं
कुफरी की। जो कुफरी है, सबसे पहले समझते हैं कुफरी क्या चीज है। ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि 1823 ईस्वी में सबसे पहले यहाँ पर लॉर्ड कैनेडी ने आलू लगाए थे। तो आपको पता है कुफरी नाम की जितनी भी किस्में हैं पूरे भारत में, तो वो उनका संबंध आलू से ही है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है, जब हम कुफरी को याद करते हैं तो हम केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कैसे भूल सकते हैं। सीधा सा मतलब है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। क्या कहा मैंने? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला के कुफरी नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ पर ध्यान देना है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि होम ऑफ सीड पोटैटो किसे कहते हैं, तो आपने उत्तर देना है आलू को। कहाँ पर स्थित है? कुफरी में। ध्यान दीजिएगा, कुफरी नाम की जितनी भी किस्में हैं वो आपकी आलू से संबंधित होगी, जैसे कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार, कुफरी जीवन इत्यादि। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुक करते हैं। हिमालयाज अबाउट ऑफ लाइट बुक रिटन बाय निकोलस रोरिक, जे हैचिस्टन, विक्रम काइट, एपीएफ हारकोट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निकोलस रोरिक। जब हम निकोलस रोरिक की बात करते हैं तो हम रूस से आए एक चित्रकार को कैसे भूल सकते हैं। सीधा सा मतलब है जो निकोलस रोरिक था ये रूस का एक चित्रकार था जिसने अपने जीवन में 7000 चित्र बनाए थे। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए ये रूस से आकर कहाँ बसा, तो आपने उत्तर देना है कुल्लू जिले के अंतर्गत पड़ने वाले नगर क्षेत्र में। तो ध्यान दीजिएगा, नगर में इसने एक आर्ट गैलरी का भी निर्माण किया जिसका नाम है रोरिक आर्ट गैलरी। अब ध्यान दीजिएगा, जो रोरिक आर्ट गैलरी है ये हिमाचल प्रदेश के नगर में स्थित है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसको हम महर्षि के नाम से जानते हैं, तो आपने उत्तर देना है निकोलस रोरिक को ही हम महर्षि के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं नगर आर्ट गैलरी की, तब हमें ये भी पता होना चाहिए कि भारत के 2 ऐसे प्रधानमंत्री जो रोरिक आर्ट गैलरी नगर आए थे, तो वो थे आपकी इंदिरा गांधी जी और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं ताकि प्रश्न अच्छे से कवर हो सके। बात करते हैं विक्रम काइट। जो विक्रम काइट है इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ मंडी। और अगर हम अंत में बात करते हैं एपीएफ हारकोट की, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। इस प्रश्न के बारे में इतना पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। गानोई सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना की निष्पादन एजेंसी कौन सी है। सीधा सा मतलब है, पूछा जा रहा है कि जो आपका गानोई हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसको किसने बनाया, इसकी कार्यकारी एजेंसी कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है एनटीपीसी, एनएचपीसी, बीबीएमबी और एचपीएसईबी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एचपीएसईबी। अब ध्यान देना है, जो गानोई हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये किन्नौर जिले में स्थित है। और इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो आपकी गानोई हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसकी कैपेसिटी 22.5 मेगावाट है। और ये किस नदी पर है, कई बार प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है, तो आपने उत्तर देना है ये गानोई खड्ड पर है। अगर नदी के बारे में पूछा जाए तो आपने उत्तर लिखना है सतलुज नदी पर। इसके साथ किन्नौर में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उसका नाम है आपका भावा हाइड्रो प्रोजेक्ट। और जो भावा हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये प्रथम भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो आपको उत्तर देना है 120 मेगावाट। किस नदी पर है? भावा नदी पर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जो ये भावा जल विद्युत परियोजना है इसको हम संजय गांधी जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जानते हैं। अब आप बोलेंगे सर इसको संजय गांधी जल विद्युत परियोजना के नाम से क्यों जानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो भूमिगत जल विद्युत परियोजना जिसको हमने भावा जल विद्युत परियोजना का नाम दिया, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। सीधा सा मतलब है इसका शिलान्यास उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। सीधा सा मतलब है 1980 के आसपास जो भारत का प्रधानमंत्री था वो था राजीव गांधी।
इनके छोटे भाई का नाम था संजय गांधी। तो ध्यान दीजिएगा, इनकी मृत्यु 1980 के आसपास हो गई थी, जब राजीव गांधी किन्नौर के भावा नामक स्थान पर आकर भावा हाइड्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हैं। उस समय ये अपने छोटे भाई के नाम पर इस हाइड्रो प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं संजय गांधी। इसके पीछे की यही कहानी है, तभी भावा हाइड्रो प्रोजेक्ट के साथ साथ इसका नाम संजय गांधी हाइड्रो प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना गया। अगर यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन की एनटीपीसी, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मुख्य तौर पर अगर हम एनटीपीसी किस प्रोजेक्ट की कार्यकारी एजेंसी है, तो आपने ध्यान देना है कोल हाइड्रो प्रोजेक्ट। इसके साथ अगर हम बात करते हैं एनएचपीसी, जो एनएचपीसी है मुख्य तौर पर आपने ध्यान देना है हिमाचल प्रदेश में जो पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उसकी कार्यकारी एजेंसी भी एनएचपीसी है। और अगर हम बात करते हैं चमेरा 1 और चमेरा 2 की, उसकी कार्यकारी एजेंसी भी आपकी एनएचपीसी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं बीबीएमबी की, उसके कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, जैसे पोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट, इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी भी बीबीएमबी है, देरा हाइड्रो प्रोजेक्ट और भाखड़ा परियोजना, या सीधा मतलब भाखड़ा नंगल हाइड्रो प्रोजेक्ट, इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी भी आपकी बीबीएमबी है। बीबीएमबी की फुल फॉर्म में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। आशा करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन पेपर को एंजॉय किया, और यहाँ तक वीडियो बनाने का काम था मेरा। अब आपके दो काम हैं। पहला काम, सबसे पहले आपको मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियो होगी इस सीरीज की वो आप तक सबसे आगे पहुंचे। दूसरा काम, आपने कम से कम 5 दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।